आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर, बहुत ही विचारणीय विषय है। स्वच्छता, साक्षरता और स्वास्थ्य। अंग्रेजी के 3 S की तरह यहाँ हिंदी के 3 स हैं। स्वच्छता, साक्षरता और स्वास्थ्य। एक बार की देखने पर लग सकता है कि ये 3 अलग अलग विषय हैं, लेकिन आप थोड़ा सा गहराई में जा करके अगर सोचें तो ये तीनों विषय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि स्वच्छता के बिना हम स्वास्थ्य की परिकल्पना नहीं कर सकते, अच्छे स्वास्थ्य की परिकल्पना नहीं कर सकते जब तक हम शारीरिक, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से स्वच्छ नहीं होंगे, स्वच्छता का वातावरण नहीं होगा, तब तक न हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, न सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और देश के स्वास्थ्य पर भी संकट आएगा। उसी तरह अगर हम साक्षर नहीं होंगे, हम में अपने आसपास के परिवेश को, भाषा को, साहित्य को जानने समझने की समझ नहीं होगी, ललक नहीं होगी, तो भी हम स्वास्थ्य की ओर और स्वच्छता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए एक सूत्र की तरह है, आज का जो विषय है वह एक सूत्र की तरह है जो हमारे सामने सुनने में बड़ा सहज लगता है, लेकिन जब हम इसके अंदर गहराई से प्रवेश करते हैं तो न जाने कितनी दिशाएं खुलती चली जाती हैं। मैं सबसे पहले स्वच्छता को लूंगी। स्वच्छता, अभी पूर्ववर्ती वक्ता ने बहुत गहराई से शुचिता, शौच आदि पर प्रकाश डाला है, मैं चमत्कृत थे उनको सुनते हुए। लेकिन जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता अर्थात हम इसे साफ सफाई से लेते हैं। और हमारी भारतीय परंपरा में जब स्वच्छता की बात आती है तो बाह्य वातावरण की स्वच्छता के साथ ही आंतरिक वातावरण की, यानी अंतर मन की स्वच्छता की बात भी आती है। या फिर मैं कहूं तो बाह्य वातावरण की स्वच्छता से अधिक महत्व हम आंतरिक स्वच्छता को देते हैं। अंतर मन की शुद्धि, बाह्य वातावरण तो बाद में शुद्ध हो लेगा, बाद में हम उसे स्वच्छ कर लेंगे, साफ सफाई कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले किसे शुद्ध करना है? अंतर मन की शुद्धि। इसलिए तमाम जो हमारे वैदिक परंपरा है, प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सब में अंतर मन को साफ करने की बात की जाती है। मैं साहित्य के विद्यार्थी हूँ, मैं साहित्य से ही सूत्रों को और संदर्भों को जोड़ूंगी और कबीर को याद करते हुए कहूंगी कि कबीर कहते हैं कि सिर्फ शारीरिक स्वच्छता ही पर्याप्त नहीं है, मन को स्वच्छ करने की जरूरत है। वो कहते हैं नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। यानी आपने अपने शरीर को तो स्वस्थ कर लिया, स्वच्छ कर लिया, साफ कर लिया, लेकिन मन की गंदगी को नहीं साफ की। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अर्थात आप अपने मन को सबसे पहले शुद्ध कीजिए, और जब मन शुद्ध होगा, मन स्वच्छ होगा, तो हम अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ करने के ऊपर जोर देंगे। और आज हम जिस महामारी के दौर से, एक पीड़ादायक समय से गुजर रहे हैं, महामारी का दौर है, कोविड-19 ने हमें एक बार फिर से याद दिला दिया कि जब तक वातावरण स्वच्छ नहीं होगा, शरीर स्वच्छ नहीं होगा, तब तक हमारा समाज सुंदर नहीं हो सकता, समाज का विकास नहीं हो सकता। इस बीमारी ने न केवल हमें घर में कैद किया, बल्कि एक बार फिर से स्वच्छता की परिभाषा गढ़ने की, पहचानने की, जानने की शिक्षा दी है। और जब हम आधुनिक भारत में स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छ भारत अभियान का नारा तो बहुत जोर शोर से गूंजा था और गूंज रहा है अभी तक, लेकिन इस अभियान से या फिर इस स्वच्छता शब्द से भारतवासियों को सबसे पहले परिचित कराने का काम किया है महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी एक बड़े राजनीतिक अगुवा के रूप में हमारे सामने ही नहीं आते, बल्कि वो पूरे भारत को एक सुगठित भारत बनाने के लिए, सुंदर भारत बनाने के लिए सबसे पहले उसकी सफाई पर जोर देते हैं, स्वच्छता पर जोर देते हैं। क्योंकि वो दौर ऐसा था कि अंग्रेज साम्राज्यवादी जो लोग थे,
वो तमाम लोग भारतीयों को बहुत मैला कुचैला अशिक्षित तो मानते ही थे, वो तो उन्होंने दिखाया ही कि आप अशिक्षित थे, हमने आपको शिक्षित किया, लेकिन उन्हें हेय दृष्टि से देखते थे क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय बहुत गंदगी के बीच में रहते हैं, वह साफ सफाई नहीं करते हैं। और इस बात का अनुभव महात्मा गांधी को उस समय भी होता है जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पर जाते हैं। वहां जाकर के उन्होंने देखा कि भारतीय व्यवसायियों को इसलिए काम करने का लाइसेंस, व्यापार करने का लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि वह अपने वातावरण को बहुत गंदा रखते हैं। हालांकि यह बात पूरी सच नहीं थी, शायद इसलिए उन्हें लाइसेंस नहीं दिया जा रहा था क्योंकि वह अंग्रेज व्यापारियों को व्यापार के मामले में कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन काटने का रास्ता यही बनाया कि वह स्वच्छ नहीं है। और उस समय गांधी ने स्वच्छता को एक मूल मंत्र की तरह लिया और उसके बाद से आजीवन वो परिवेश की शुद्धता पर और मन की शुद्धता पर, दोनों पर समान रूप से जोर देते रहे। तो गांधी के जीवन के ऐसे तमाम घटनाएं हैं। जब हम गांधी वांग्मय के पृष्ठों से गुजरते हैं तो पृष्ठ दर पृष्ठ तमाम ऐसी घटनाएं, तमाम ऐसे चित्रण हमें मिलते हैं जहां हम देखते हैं कि गांधी किस तरह से भारत को स्वच्छ करने पर तुले हुए थे। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुस्तक आवर इन सैनिटाइजेशन में लिखा भी है कि वीरों, स्वराज्य स्वच्छता से ही प्राप्त किया जा सकता है। और वो मानते भी थे कि राजनीतिक स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है स्वच्छता। जब भारतवासी स्वच्छ होंगे, सुंदर हो, उनका वातावरण होगा, तब वो स्वराज्य की लड़ाई लड़ लेंगे। और प्राय हम देखते हैं कि ये जो गांधी ने जो स्वच्छता की लड़ाई लड़ी थी, हमने गांधी के विचारों को स्वीकार किया, गांधी को हमने एक आदर्श मूर्ति के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिया, लेकिन स्वच्छता या सफाई को लेकर के उनके जो विचार थे कि हर व्यक्ति को एक सफाई कर्मी होना चाहिए, मतलब आप उनकी सूक्तियों को पढ़ें तो एकदम वो हृदय में आपके गुजर जाती हैं जब वो कहते हैं कि मैं किसी व्यक्ति को गंदे पांव के साथ अपने मन के रास्ते से नहीं गुजरने दूंगा। यानी आप उसी व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं जो व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान रखता हो और स्वच्छ हो। प्राय हमारे यहाँ स्वच्छता क्या मानी जाती है? दो चीजें हैं, एक तो अपने घर को साफ सुथरा कर लो और घर का सारा कूड़ा आप बाहर बिखेर दो, यानी अपने आप को स्वच्छ करना, अपने घर को स्वच्छ करना। समाज गंदा है तो गंदा बना रहे। लेकिन जैसे ही एक उदाहरण मैं प्रस्तुत करूंगी आपके सामने कि जिस तरह किसी व्यक्ति की सफाई को, उसकी स्वच्छता को जांचना है तो आप उसके चेहरे से मत जांचिए। चेहरा तो बहुत कई बार बहुत साफ सुथरा, गोरा चिट्टा चमकाया हुआ आपके सामने नजर आता है, तो कोई व्यक्ति साफ सुथरा है ही नहीं, वो उसके पाँव को देख करके समझा जाता है कि कई बार चेहरा बहुत सुंदर होता है लेकिन पाँव बहुत गंदे। तो स्वच्छता का तात्पर्य क्या है? सार्वभौमिक स्वच्छता, सर्वांगीण स्वच्छता, पूरी तरह से जहां स्वच्छता का निवास है। यह नहीं कि घर का एक हिस्सा स्वच्छ है और दूसरा अस्वच्छ। तो इसी तरह अगर किसी के घर की साफ सफाई को जांचना है तो सिर्फ आप उसके बैठक खाने या ड्राइंग रूम की साफ सफाई को देखकर चमत्कृत मत हो जाइए। कई बार लोग अपने ड्राइंग रूम को बहुत सुंदर सजा सवार करके रखते हैं, लेकिन जब आप उनके शौचालयों में जाइए तब आपको देखने को मिलता है कि शौचालय तो गंदा है। इसलिए गांधी ने भी कहा था कि आप अपने शौचालय को ड्राइंग रूम की तरह सुंदर बना करके रखें। तो गांधी लगातार आजीवन गांधी जी स्वच्छता के लिए लगे रहे और उन्होंने इस अभियान को भारतवासी के हृदय तक पहुंचाने की कोशिश की। और हमें सच में अगर गांधी को स्वीकारना है या फिर हमें सुंदर भारत का स्वप्न देखना है तो स्वच्छता को हमें अपने मन में उतारने की जरूरत है। आपको मैं एक प्रसंग याद दिलाना चाहूंगी। 2014 में स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भारतीय जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर हमें गांधी की 150वीं जयंती मनानी है और गांधी के प्रति श्रद्धा निवेदित करनी है तो उनकी 150वीं जयंती आते आते यानी 2019 तक पूरा जो देश है वो स्वच्छ हो जाए। मैं भाषण से एक आध पंक्ति यहाँ पर पढ़ना चाहूंगी। सफाई और स्वच्छता महात्मा गांधी के दिल के सबसे करीब थी। क्या हम लोग जब 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो हम अपने गांव, शहर, इलाके, स्कूल, मंदिर, अस्पताल और जो भी जगह हमारे पास है वहां पर गंदगी के एक धब्बा तक न रखने का संकल्प नहीं लेते हैं?
ये केवल सरकार की नहीं बल्कि जनता की भागीदारी से होता है और इसीलिए हम लोगों को एक साथ मिलकर करना है। कितनी प्रेरक बात थी, कितना प्रेरक वक्तव्य था। लेकिन गांधी की 150वीं जयंती बीत गई, 2019 बीत गया, 2020 में हम क्या हमारा भारत स्वच्छ हो पाया है? तो बात इसलिए कहनी पड़ती है कि कई बार बहुत सारी उद्घोषणाओं से बात नहीं बनती। गांधी के पश्चात उनके स्वच्छ भारत के सपने को बहुत सारी योजनाओं में, प्रोजेक्ट्स में समेट करके रख दिया गया, लेकिन जनता ने उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश नहीं की। एक होती है स्वच्छ आदतें, हाइजीनिक हैबिट्स। तो स्वच्छता की जो आदत होती है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपने घर को साफ कर लेते हैं लेकिन घर का कूड़ा निकाल करके चौराहे पर फेंक आते हैं, वह तो सरकार साफ करेगी। सरकार की अपनी सीमाएं हैं, इसलिए हर व्यक्ति को देश को, समाज को साफ करने का दायित्व निभाना चाहिए। गांधी एक बार, मैं बार बार गांधी को इसलिए बात याद कर रही हूँ क्योंकि स्वच्छता पर कोई भी बात करने से पहले हम गांधी को याद किए बिना नहीं रह सकते हैं। गांधी एक बार कुंभ मेले में गए थे और वहां जाकर 1915 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था और वहां वो एक स्वयं सेवक की तरह सेवा करने के लिए गए थे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने गंदगी का जो साम्राज्य देखा वो उससे बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि जो हमारे सबसे पवित्र स्थान है उन्हें ही हम सबसे अधिक गंदा करते हैं। एक बार गुजरात में 1917 में एक सम्मेलन में बोलते हुए उन्होंने कहा कि डाकोर नाम का एक तीर्थ स्थान जो कि गुजरात से थोड़ी ही दूर पर था, वहां वो वैष्णव होने के नाते गए तो थे, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने ये महसूस किया कि कोई भी व्यक्ति जो स्वच्छ वातावरण में पला बढ़ा हो वो उस स्थान में एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसीलिए वो तमाम लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते थे कि आप खुद सफाई कर्मी बनो, हर व्यक्ति को सफाई कर्मी होना चाहिए। 1920 में जब गुजरात में उन्होंने गांधी विद्यापीठ की स्थापना की तो उसका पूरा वातावरण आश्रम की पद्धति पर था। एक आश्रम की तरह हर व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन के तमाम कार्य स्वयं संपन्न करने पड़ते थे, वो चाहे सफाई हो चाहे अन्य कोई कार्य। और बहुत सारे व्यक्ति जो कि गांधी जी के साहचर्य का लाभ उठाने के लिए उनको उस आश्रम में जा करके उनके साथ रहना चाहते थे, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहते थे, उनके सामने भी यह चुनौती होती थी, यह प्रश्न होता था कि वो उस ढांचे में ढल पाएंगे या नहीं ढल पाएंगे। और इसी कारण गांधी जी कहते थे कि जो कार्यकर्ता है उसे अपनी जनता के बीच में एक नेता की तरह, एक धार्मिक पैगंबर की तरह नहीं जाना चाहिए, उसे हाथ में झाड़ू लेकर के जाना चाहिए ताकि वो समाज को स्वच्छ बना पाए। तो स्वच्छता को हमें अपने जीवन में उतारने के लिए भी साक्षरता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक हम साक्षर नहीं होंगे, आप कह सकते हैं कि नहीं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है वो भी तो साफ सफाई जान सकता है। बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं वो अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं, बात सही है, लेकिन साक्षरता के साथ स्वच्छता का संबंध इसलिए है कि जब व्यक्ति साक्षर होता है तब वह सफाई के महत्व को और भी अधिक गहराई के साथ समझता है और न केवल स्वयं समझता है, वह दूसरों को भी समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हमें शिक्षा के रास्ते से और साक्षरता के रास्ते से, दोनों अलग अलग चीजें हैं इसलिए मैं दोनों के नाम ले रही हूँ, शिक्षा और साक्षरता के रास्ते से हमें स्वच्छता को एक बार पुनः भारत में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब भी हम देश निर्माण या राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं या फिर आजकल राष्ट्र प्रेम की बहुत ज्यादा बात होने लगी है और राष्ट्र प्रेम को कुछ कुछ बिंदुओं तक सीमित कर दिया गया है, तो मैं माफी चाहते हुए कहना चाहूंगी कि जब तक आप अपने देश को स्वच्छ नहीं करते तब तक आप अपने देश से प्रेम नहीं करते हैं। आप अपने आप से प्रेम करते हैं इसलिए आप अपने शरीर के सौंदर्य की बनावट पर, उसकी साफ सफाई पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। माता अपने बच्चों से प्रेम करती है इसलिए बच्चों को साफ सुथरा रखती है। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है तो उसे भी अपने देश को साफ रखने में की भूमिका में आगे आना चाहिए। उसे सरकार से ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सरकार आएगी और वो सारे काम करेगी, उसे खुद भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमारी आदतें क्या होती हैं, इसके बिल्कुल उलट होती हैं। जब हम सार्वजनिक जीवन में होते हैं, हम बस में या सार्वजनिक वाहन में यात्रा कर रहे हैं तो हमने तुरंत कुछ खाया और साथ ही कागज हुआ, ठोंगा हुआ, लिफाफा हुआ, उसे हमने खिड़की के बाहर फेंक दिया। जब हम रेलवे में सफर करते हैं, गांधी जी ने
पूरे भारतवर्ष की यात्रा की थी और उन्होंने कहा था कि पूरे भारत में घूमते हुए मुझे सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई वो भारतवर्ष की गंदगी से हुई, लेकिन यहाँ मेरे पास समझौता करने के सिवाय और कोई दूसरा उपाय नहीं था। तो क्या स्थिति आज बदल गई? आज भी आप ट्रेन से जाइए, भले ही आप एसी कोच से ही क्यों ना जाएं। तीसरे दर्जे की बात तो छोड़ दीजिए, जिससे गांधी जी ने तमाम यात्राएं की थी, वो तीसरे दर्जे से यात्रा करते थे। आज कोई भी हमारे आपके जैसा पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत पैसा कमा लेना वाला जो आदमी है वो तीसरे दर्जे से क्या, कई लोग तो अभी फिलहाल स्लीपर क्लास से भी यात्रा करना सही नहीं समझते। लेकिन आप स्थिति अगर देखिए तो आपको एसी कोच में भी वही गंदगी मिलेगी जो गंदगी कई बार प्लेटफॉर्म पर होती है, और हम उम्मीद करते हैं कि हर 2-4 घंटे पर सफाई कर्मचारी आकर के उसे साफ करके जाएगा। और शायद इसीलिए गांधी बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हर व्यक्ति को सफाई कर्मचारी बनने की जरूरत है। अपना सफाई कर्मचारी आप स्वयं बनिए, और शायद इसीलिए उन्होंने सफाई कर्मचारियों को समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिया था। अब हम थोड़ा सा साक्षरता और स्वास्थ्य पर मैं आती हूँ। तो साक्षरता अर्थात साक्षर व्यक्ति जो है वह जो भी एक किसी भाषा को पढ़ लेता है, लिख लेता है, जान समझ लेता है। तो साक्षरता किस लिए जरूरी है? स्वच्छता के लिए तो जरूरी है ही, स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें तमाम बीमारियों के बारे में या फिर बीमारियों से जुड़े हुए तमाम जो टैबू समाज में प्रचलित हैं, गलत अवधारणाएं जो प्रचलित हैं, उन सब का शमन हम कब कर पाएंगे? तभी हम कर पाएंगे जब हम उसके बारे में जानेंगे। पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति, हालांकि कोविड-19 के दौर ने इन तमाम धारणाओं को झूठा साबित कर दिया है कि तमाम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वही बीमारियों से लड़ सकते हैं, या इस पैंडेमिक ने हमें ये सिखा दिया है कि जब एक बड़ा तूफान आता है तो हम अपनी सारी समझदारी को किनारे रख देते हैं और उस तूफान में हम उड़ने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं में साक्षरता या शिक्षा की डोर इसलिए भी थामनी जरूरी होती है ताकि हम उसकी जटिलताओं को समझें, हम बीमारियों को समझें, पोषण क्या होता है उसे समझें, स्वस्थ शरीर के लिए किस तरह के भोजन की अनिवार्यता होती है उसे हम जानें। और ये सब जानने समझने के लिए हम साक्षरता के पगडंडी पर चल कर ही जा सकते हैं। आप देखें कि कई बार बीमारियां फैलती हैं, जैसे जब HIV का दौर था, एड्स जब भारत में बहुत जोर शोर से फैला था, तो तमाम पढ़े लिखे लोग भी उन रोगियों से परहेज करते थे जिन्हें HIV एड्स होता था। उनके साथ हाथ मिलाने से, या कई लोगों की तो नौकरियां तक चली गई थी, उन्हें उनके दफ्तरों से निकाल दिया गया था, उनके बच्चों को स्कूलों से निष्कासित कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस बीमारी के प्रति हमारे पास कोई अवधारणा नहीं थी, हम जानते ही नहीं थे कि वो बीमारी कैसे फैलती है और कैसे नहीं फैलती है। और उस दौर में तमाम विज्ञापनों इत्यादि ने लोगों को सचेत करने का काम किया। तो हमारे देश में स्वास्थ्य के लिए भी साक्षरता की जरूरत पड़ती है, यानी आपको जानने की जरूरत है। आप पढ़े लिखे अगर नहीं है, आप तो अपनी दवाइयां भी खुद से नहीं खा पाएंगे जब तक आपको कोई बता न दे कि आपको कौन सी गोली दोपहर के नाश्ते में खानी है, कौन सी सुबह के नाश्ते में खानी है, कौन सी दोपहर के बाद और कौन सी रात के बाद खानी है। तो एक मामूली साक्षरता इसलिए भी जरूरी होती है ताकि आप खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत हो पाएं और अपने वातावरण को भी शुद्ध रख पाएं। मैं एक बार दोबारा साहित्य की ओर लौटूं तो आज हिंदी की बहुत बड़े आधुनिक युग के बहुत बड़े कवि मुक्तिबोध की पुण्यतिथि है, और उनकी पंक्तियां मुझे लगातार याद आ रही हैं। स्वच्छता, साक्षरता, स्वास्थ्य पर बोलते हुए उन्होंने लिखा है, जो कुछ है उससे बेहतर चाहिए, यह दुनिया साफ करने के लिए एक मेहतर चाहिए, वह मेहतर मैं हो नहीं पाता। तो गांधी जी को याद करते हुए, मुक्तिबोध को पढ़ते हुए, कबीर की वाणियों से गुजरते हुए बार बार जो बात हमारे जहन में आती है कि अगर हमें अपने समाज को सुंदर, स्वस्थ, राष्ट्र को विकसित बनाना है तो पूरे परिवेश को स्वच्छ रखने की जरूरत है, और साक्षरता की मुहिम से पूरे भारतवर्ष को जोड़ने की जरूरत है। आप देखिए कि सबसे पहले तो साक्षरता अभियान जब चला था तो उस समय लोगों को 75% लोगों को साक्षर बनाने की बात हुई थी। 7 अप्रैल को माफी चाहूंगी मैं, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के तहत 5 मई 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बेड़ा उठाया था कि 35 वर्ष तक के अनुवर्ग के उत्पादक और
पुनरुत्पादक समूह के निरक्षर लोगों को व्यवहारिक साक्षरता प्रदान करते हुए 75% साक्षरता का लक्ष्य वो हासिल कर लेंगे। वह लक्ष्य पूरी तरह से हासिल हो नहीं पाया। उसके बाद हम आते हैं 2017 में जब भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की स्वीकृति दे दी। यानी अब साक्षरता का अर्थ मात्र अक्षर ज्ञान नहीं है, मात्र किसी भाषा को पढ़ना समझना या जानना नहीं है, आपको डिजिटली साक्षर होना पड़ेगा। और आज इस पैंडेमिक के दौर में इस बात को हम बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं कि डिजिटल साक्षरता कितना अधिक मायने रखती है। यानी पूर्णतः साक्षर हुए बिना आप तमाम परियोजनाओं को नहीं जान पाएंगे। आम जनता के पास यह सूचना नहीं होगी कि उसके स्वास्थ्य को लेकर के किस तरह की सुविधाएं सरकार दे रही है। अगर वो बीमार पड़ रहा है तो उसे कैसा भोजन करना है, अगर उसे अपने जीवन में अपने शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर रखना है, अपने परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, तो कौन सी चीजें उसे खानी है, कौन सी चीजें नहीं खानी है। प्राचीन भारत में एक समृद्ध परंपरा थी, आयुर्वेद की परंपरा थी, जिसके अनुसार यह तय था कि आप सुबह के वक्त इन चीजों का सेवन करिए, दोपहर में इन चीजों का सेवन करिए, खट्टे फल अगर है तो आपको वो 4 बजे के बाद नहीं खानी है। लेकिन आज हमारी जो संस्कृति है, जो मिश्र संस्कृति है, हमने धड़ल्ले से उन तमाम नियमों को, मान्यताओं को अंधविश्वास या रूढ़ियां कह करके हटा दिया और हम उनसे कुछ भी सीखना नहीं चाहते। लेकिन और हमने पूरी तरह से एक ऐसी जीवन शैली अपना ली है कि सुबह का नाश्ता गायब है, दोपहर का खाना खाया तो नहीं खाया, या कुछ भी खा लिया बाहर से। जंक फूड का तो इतना अधिक प्रचलन है कि आधुनिक होने का अर्थ है कि आप जंक फूड खाते हैं। आप यहाँ पर माताओं की भी जिम्मेदारी है। माताएं भी अपने बच्चों को कई बार रोकती नहीं है या फिर रोक नहीं पाती है कि क्योंकि चारों तरफ का परिवेश जो हो गया है वो इसी तरह का हो गया है जहां अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए आपको उस जीवन पद्धति के अनुसार ढलना है। तो जब हम साक्षरता की बात कर रहे हैं और एक तरफ शिक्षित लोगों में भी हम देखते हैं कि शिक्षा होने के बावजूद वह पोषण युक्त जीवन शैली या रोग मुक्त जीवन शैली के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उन तमाम चीजों को वो आधुनिकता के नाम पर, विकास के नाम पर, प्रगति के नाम पर धड़ल्ले से अपना रहे हैं, जो उनके जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। लेकिन फिर से मैं लौटूंगी कि आज एक ऐसा समय है कि एक बार पुनः हमें सोचने की, विचारने की जरूरत है कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, न केवल खुद शिक्षित हो बल्कि अपने चारों ओर साक्षर करें, लोगों को शिक्षा का अभियान चलाएं और समग्र स्वच्छता के अभियान को अपने जीवन में उतारें। सिर्फ खुद नहीं स्वच्छ होना है, अपने परिवेश को भी शुद्ध करना है। जैसे आत्म शुद्धि आवश्यक है, वैसे ही बाह्य शुद्धि की भी जरूरत है। परिवेश की शुद्धता, पर्यावरण की शुद्धता, मानसिक बौद्धिक शुद्धता और सामाजिक राष्ट्रीय शुद्धता, उसके बाद हमारा विश्व शुद्धता की या स्वच्छता की बात आती है। और उसी तरह अपने आप को पोषण से, स्वास्थ्य से समृद्ध करना। तमाम गृहिणियां जो होती हैं, आप देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक डॉक्टर साहब एनीमिया पर बात कर रहे थे और उन्हें सुनते हुए मुझे याद आया कि भारतवर्ष के जो आंकड़े हैं कि बहुत सारी महिलाएं परिवार को तो पोषक भोजन प्रदान करती हैं, लेकिन अवहेलना या फिर आर्थिक समस्या, इसके कारण एक महिलाओं की बड़ी संख्या है जो एनीमिक है, क्योंकि वो पोषक पदार्थ खुद नहीं लेती हैं। तो जब घर की गृहिणी या घर की धुरी वह अगर एनीमिक रहेगी, अस्वस्थ रहेगी, तो वह अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता या स्वास्थ्य के मंत्र को कैसे प्रसारित कर सकती है। तो हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने आसपास के लोगों को साक्षर ही नहीं शिक्षित भी करें। खुद ही शुद्ध न हो, शुद्धता का संदेश भी दें और उसी से ही देश का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों के बीच शामिल होकर के मुझे अत्यंत प्रसन्नता का और गर्व का अनुभव हुआ कि तमाम महान वक्ताओं के इस भाषणों के बीच में 2-4 बातें मैंने भी कहने की कोशिश की। और पूरी जो टीम है, आप लोगों को इसे बधाई का आभार कि आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, इस महायज्ञ में शामिल होने का मौका दिया, एक आहुति अपनी भी चढ़ाने का मौका दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद आप।